अक्सर जब भी किसी बहुत शक्तिशाली तकनीक या एनर्जी की बात होती है ना, तो हमारा एक ह्यूमन नेचर है कि हम उसे फिजिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम विजुअली कंफर्म करना चाहते हैं चीज़ों को। वही तो, जैसे बिजली के मोटे मोटे तार हो गए, या रॉकेट के इंजन से निकलती हुई आग, या बड़े बड़े पावर प्लांट्स। मतलब जो चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, उन पर ना विश्वास करना बहुत आसान होता है। हमारी तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही इसी ठोस और दिखाई देने वाले साइंस पर खड़ी हुई लगती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमने हमेशा उसी चीज़ को साइंस माना है जिसे हम लैब में मेजर कर सकें या किसी सांचे में ढाल सकें। सही बात है। और जो चीज़ें फिजिकल समझ से बाहर होती हैं उन्हें अक्सर हम रहस्य या अंधविश्वास के डब्बे में डाल देते हैं। वो पूरी तरह से इनविजिबल हैं, यानी अदृश्य हैं। एग्जैक्टली, जैसे वायरलेस डेटा। हाँ, हम बिना किसी तार के हवा के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भेज रहे हैं। इनविजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से फोन चार्ज कर रहे हैं। हम वाईफाई और सैटेलाइट के एक ऐसे इनविजिबल जाल से घिरे हैं जो लिटरली पूरी दुनिया को चला रहा है। सही कहा आपने, ये सब इनविजिबल मशीनरी तो है। तो जब मॉडर्न साइंस में ये इनविजिबल मशीनरी इतनी कॉमन हो गई है, तो मैं सोच रही थी कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो ध्वनि और चेतना का साइंस खोजा था, उसकी गहराई क्या रही होगी। आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी इनविजिबल लेकिन एग्जैक्ट टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप को डीकोड करने वाले हैं। और ये चर्चा वाकई में हमारी आज की साइंटिफिक समझ और प्राचीन ज्ञान के बीच एक बहुत सॉलिड ब्रिज बनाती है। क्योंकि आज हम जिस डीप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो कोई जादू टोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से इनविजिबल वेव्स, एनर्जी ट्रांसमिशन और रेजोनेंस के एग्जैक्ट साइंस पर बेस्ड है। राइट। तो आज की हमारी इस चर्चा का आधार दो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेल रिसर्च सोर्सेज हैं। पहला है रेजोनेंस एंड द सटल साइंस ऑफ मंत्र अवेकनिंग, और दूसरा है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का लिखा हुआ ग्रंथ तंत्र महाविज्ञान। दोनों ही सोर्सेज अपने आप में मास्टर क्लासेस हैं इस सब्जेक्ट पर। हाँ, और आज का हमारा मेन मिशन ये समझना है कि जिन्हें हम नॉर्मली मंत्रा या रिलीजियस श्लोक मान लेते हैं, वो दरअसल नेचर के साथ एनर्जी सिंक्रोनाइजेशन का एक हाईली एडवांस साइंस है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइंस सिर्फ पहाड़ों पर बैठे योगियों के लिए नहीं है। वही, ये हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी है जो एक नॉर्मल सांसारिक लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए इस साइंस के सबसे बेसिक एस्पेक्ट से स्टार्ट करते हैं। मुझे ना हमेशा से एक बहुत गहरी उलझन रही है इस बारे में। कैसी उलझन? देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि वाईफाई या रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं, लेकिन साइंटिफिक एंगल से देखें तो एक इंसान अगर कमरे में बैठकर कुछ संस्कृत के शब्द बुदबुदा रहा है, तो उससे कॉस्मिक लेवल पर कोई चेंज कैसे आ सकता है? ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। मैं समझ रहा हूँ, ये डाउट बहुत आम है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम मंत्रों को सिर्फ लैंग्वेज या ग्रामर के फिल्टर से देखते हैं। तो और किस फिल्टर से देखना चाहिए? इसको समझने के लिए ना हमें फिजिक्स और नेचर की 5 बेसिक एलिमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर और आकाश यानी स्पेस। इनमें से जो आकाश एलिमेंट है, जिसे हम ईथर भी कहते हैं, वो सबसे सटल और पावरफुल मीडियम है। अच्छा। मॉडर्न साइंस जिसे आज स्पेस टाइम फैब्रिक कहता है, हमारा प्राचीन साइंस उसे आकाश तत्व कहता है। और सबसे बड़ा साइंटिफिक फैक्ट यह है कि इस आकाश तत्व का डायरेक्ट और प्राइमरी प्रॉपर्टी साउंड है। ध्वनि इसी के थ्रू ट्रैवल करती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स का ये जो पूरा स्पेस है, ये कोई एम्प्टी वैक्यूम नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्टिव मीडियम है जो साउंड को रिसीव करता है? एग्जैक्टली, ये कोई डेड स्पेस नहीं है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मंत्र कोई ऑर्डिनरी कैजुअल बातचीत वाले शब्द नहीं है। हमारे सोर्सेज में एक टर्म यूज हुआ है बीजाक्षरा या सीड सिलेबल्स। हाँ, मैंने पढ़ा था बीज मंत्र। राइट। तो जब इन स्पेशल बीजाक्षरों वाले मंत्रों को एक स्पेसिफिक रिदम में चांट किया जाता है, तो वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की सटल साउंड वेव्स या वेव फॉर्म्स जनरेट करते हैं। और ये वेव्स उस आकाश तत्व में एक फिजिकल हलचल पैदा कर देती हैं। ओके, तो मतलब ये सिर्फ मीनिंग समझने या डिवोशन की बात नहीं है। अगर मैं शांति कहूँ या कोई पर्टिकुलर बीज मंत्र पढ़ूं, तो उनका इंटेंशन भले ही सेम हो, पर उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। यही तो इस पूरे साइंस का कोर है। मीनिंग तो सिर्फ हमारी ह्यूमन माइंड को शांत करने के लिए या साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। असली खेल तो पूरी तरह से इन वेव्स की ज्योमेट्री का है। वेव्स की ज्योमेट्री थोड़ा आसान भाषा में समझाइए।
देखिए, जब ये स्पेसिफिक साउंड वेव्स आकाश के थ्रू यूनिवर्स में ट्रैवल करती हैं, तो वो एक टारगेटेड सिग्नल की तरह एक्ट करती हैं। यूनिवर्स में हर तरह की एनर्जी की अपनी एक आवृत्ति होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब मंत्रा की साउंड वेव्स स्पेस में जाती हैं, तो वो वहां पहले से मौजूद अपने जैसी कंपैटिबल फ्रीक्वेंसीज को ढूंढती हैं और फिर उनके साथ मर्ज हो जाती है। यहाँ मुझे एक एनालॉजी याद आ रही है। क्या ये वैसा ही है जैसे अगर हम एक ट्यूनिंग फोक को किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर बजाते हैं तो उसी कमरे में रखा हुआ दूसरा ट्यूनिंग फोक अपने आप वाइब्रेट करने लगता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भले ही हमने उस दूसरे ट्यूनिंग फोक को टच भी ना किया हो, फिर भी वो रेजोनेट करने लगता है। ये ट्यूनिंग फोक वाली एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस कॉस्मिक प्रोसेस में ना एक और डायमेंशन जुड़ जाता है। जब कमरे में दूसरा ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करता है, तो दोनों की साउंड मिलकर एक बड़ी गूंज पैदा करती है। हाँ, आवाज एम्पलीफाई हो जाती है। एग्जैक्टली। इसी तरह जब आपके मंत्र की साउंड वेव्स यूनिवर्स की मैसिव कंपैटिबल वेव्स के साथ जुड़ती हैं, तो एक कॉस्मिक रेजोनेंस क्रिएट होता है। इस रेजोनेंस की वजह से जो छोटी सी साउंड वेव प्रैक्टिशनर ने भेजी थी, वो हजारों गुना एम्पलीफाई हो जाती है। वाओ! वो एक नॉर्मल साउंड से बदलकर एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड शक्ति पुंज या एनर्जी मास बन जाती है, और फिर वो मैसिव एनर्जी मास एक बूमरंग की तरह वापस उसी प्रैक्टिशनर के पास लौट आता है जिसने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया था। बाप रे, ये कॉन्सेप्ट तो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब आपने अपनी कॉन्शियसनेस से एक छोटा सा सिग्नल भेजा, उसने यूनिवर्स के ह्यूज एनर्जी सोर्स के साथ रेजोनेट किया और वो मैसिव एनर्जी वापस आपके पास आ गई। सही कहा। लेकिन यहीं पर मेरा एक लॉजिकल काउंटर क्वेश्चन आता है। मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस पार्ट पर। चलिए मान लिया कि फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से ये एम्प्लीफाइड एनर्जी मास वापस आ गया, लेकिन मैं तो हार्ड मास की बनी एक नॉर्मल इंसान हूं ना। क्या सिर्फ कुछ साउंड वेव्स के रेजोनेंस से किसी ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजी में या उसके नर्वस सिस्टम में कोई एक्चुअल मेजरेबल चेंज आ सकता है? ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल नेचुरली आता है, पर साउंड का फिजिकल बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होता है, इसको आप अकूस्टिक रेजोनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हम सबने सुना है कि एक ट्रेन्ड ओपेरा सिंगर अपनी आवाज की एक स्पेसिफिक पिच से कांच के ग्लास को तोड़ सकता है। हाँ, वो हाई पिच वाली आवाज से ग्लास चटक जाता है। राइट। तो होता क्या है कि जब साउंड की फ्रीक्वेंसी उस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। तो इससे साबित होता है कि साउंड वेव्स में सॉलिड फिजिकल मैटर को ऑल्टर करने की इमेंस पावर होती है। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन कांच टूटना एक सिंपल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है, और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल या बायोलॉजिकल चेंजेस आना एक कंप्लीटली अलग गेम है। मंत्रास हमारी बॉडी के अंदर एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं? इसको समझने के लिए हमें उन सोर्सेज में मेंशन किए गए सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी के साइंस पर आना होगा। हमारी इस ग्रॉस फिजिकल बॉडी के ठीक नीचे एनर्जी का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, जिसमें चक्रास होते हैं। बिल्कुल। इसमें लगभग 72,000 नाड़ियां हैं और एनर्जी के मैसिव सेंटर्स हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। ये चक्रास डायरेक्टली हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम के क्लस्टर से कनेक्ट होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोगों में ये चक्रास सोई हुई स्टेट में होते हैं, डोर्मेंट होते हैं। हाँ। हमारे सोर्स में इसको समझाने के लिए वीणा का एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल दिया गया है। वीणा का एग्जाम्पल वो कैसे फिट होता है यहाँ? जैसे एक वीणा होती है ना, उसके तारों को अगर आप सही जगह पर और सही प्रेशर के साथ छेड़ते हैं, तभी उसमें से एक परफेक्ट मेलोडी निकलती है। ठीक वैसे ही जब कोई प्रॉपर मेथड से कंटिन्यूअस मंत्रा चैंट करता है, तो उसके वोकल कॉर्ड से लेकर उसकी नाभि तक, नाभि यानी नेवल तक, हाँ, वहां तक प्योर सटल बॉडी में एक पावरफुल झंकार उत्पन्न होती है। एंशिएंट ऋषियों ने इन मंत्रों को साइंटिफिक वे में ऐसे डिजाइन किया था कि वो एक पासवर्ड या फिजिकल की तरह काम करें। ओह, मतलब हर मंत्र एक स्पेसिफिक लॉक की है। एग्जैक्टली। मंत्रा से पैदा होने वाली स्पेसिफिक साउंड वेव्स बॉडी के अंदर ट्रैवल करती हैं और ठीक उसी चक्र या ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं जो उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से मैच खाता है। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई मंत्र पढ़ा और अचानक किसी मैजिक से सब कुछ बदल गया, बल्कि ये तो एक प्रॉपर मैकेनिकल प्रोसेस लग रहा है जहां साउंड वेव्स हमारे इंटरनल बायोलॉजिकल हार्डवेयर को फिजिकली टारगेट कर रही हैं। सही समझे आप, एक इंटरनल मैकेनिज्म है। लेकिन क्या एक दो बार मंत्र चांट करने से ही ये चक्रास एक्टिवेट हो जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे सोर्स में आघात प्रतिघात कहा गया है। इस पर काफी स्ट्रेस दिया गया है। आघात प्रतिघात, इसका नॉर्मल भाषा में क्या मतलब है? इसका मतलब है कंटिन्यूअस और रिदमिक स्ट्राइकिंग। जैसे फर्ज कीजिए एक बहुत भारी दरवाजा है जो सैकड़ों सालों से बंद पड़ा है।
अगर आप उसे एक बार हल्का सा धक्का देंगे तो क्या वो खुलेगा? बिल्कुल नहीं। उसे तो शायद तोड़ना पड़ेगा या बहुत बार पुश करना पड़ेगा। एग्जैक्टली आपको बार बार एक स्पेसिफिक रिदम में धक्का लगाना पड़ेगा। इसी तरह जब इन स्पेसिफिक ध्वनि तरंगों की लगातार और रिदमिक चोट उन डॉर्मेंट चक्रास पर पड़ती है तो वो उस फ्रिक्शन से एनर्जाइज होने लगते हैं। अच्छा। इस कंटिन्यूअस रेजोनेंस से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से उन चक्रास को अपनी नींद से जागना ही पड़ता है और वो फुली एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के इंटरनल नर्वस सिस्टम का एक म्यूजिक चल रहा है जो आपके प्योर बायोलॉजिकल हार्डवेयर को रीबूट कर देता है। एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन अगर मैं एक कदम पीछे हटकर इस पूरे पिक्चर को देखूं, अगर ये इंटरनल साइंस इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर इसमें ऐसी कॉस्मिक एनर्जी हैंडल करने की कैपेसिटी है, तो एक नॉर्मल आम इंसान इसको कैसे हैंडल कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आम धारणा तो यही है ना कि इस लेवल की प्योर एनर्जी को हैंडल करने के लिए इंसान को अपना घर, परिवार, जॉब सब छोड़कर हिमालय की गुफाओं में सन्यासी बन जाना चाहिए। एक मिथ है कि सांसारिक सुख, जिसे हम भोगा कहते हैं, और स्पिरिचुअल फ्रीडम यानी मोक्ष दोनों एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ये कि जैसे तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होते। हाँ, एग्जैक्टली वैसा ही। देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी और बड़ी गलतफहमी है और तंत्र महाविज्ञान का सबसे बड़ा सीक्रेट और ब्यूटी इस मिथ को तोड़ने में ही है। तंत्र को ना अक्सर ब्लैक मैजिक या कुछ डार्क रिचुअल से जोड़कर डिफेम किया गया है। सही बात है, लोगों में डर होता है तंत्र शब्द को सुनकर। लेकिन हमारे सोर्सेज बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करते हैं कि तंत्र का पूरा डिजाइन स्पेशली उन नॉर्मल लोगों के लिए एक हाईली एक्सेसिबल फ्रेमवर्क था जो अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को छोड़कर जंगलों में नहीं जा सकते। यानी मेरे जैसे लोग जो सुबह 9 से 5 ऑफिस में काम करते हैं, जो अपनी EMI भर रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या वैसे लोग इस कॉस्मिक रेजोनेंस का प्रैक्टिस एक्चुअली कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। तंत्र प्राउडली क्लेम करता है कि भोगा और मोक्षा एक साथ अचीव किए जा सकते हैं। ये मटेरियल लाइफ और हायर कॉन्शियसनेस के बीच कोई बाउंड्री नहीं बनाता, बल्कि एक ब्रिज बनाता है। वो ब्रिज कैसा दिखता है प्रैक्टिकली? एक हाउस होल्डर दुनिया के सारे ड्यूटीज निभाते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए भी स्पिरिचुअल पीक तक पहुंच सकता है। तंत्र उसे दुनिया से भागना नहीं सिखाता। लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है? अब देखिए, एक टिपिकल फैमिली वाले इंसान के पास सुबह मुश्किल से शायद 30 मिनट होते हैं। उसके पास ना तो बड़े बड़े यज्ञ करने का टाइम है, ना ही लकड़ी और घी लाकर घंटों तक हवन या होमा करने की लग्जरी है। तो वो एनर्जी को कैसे जागृत करेगा? और यहीं पर तंत्र का सबसे एफिशिएंट, मॉडर्न और प्रैक्टिकल पहलू सामने आता है। तंत्र इन एक्सटर्नल हेवी रिचुअल्स या एक्सपेंसिव कर्मकांडों के बजाय इंटरनल वर्शिप को सुप्रीम प्रायोरिटी देता है। इंटरनल वर्शिप? हाँ, सोर्स में हृदया कमल या हार्ट लोटस का मेंशन किया गया है। आपको बाहर कोई कुंडी या फायर पिट बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे पावरफुल हवन आपके अपने हृदय के अंदर प्योर मेंटल फोकस के साथ किया जा सकता है। वेट, यहाँ मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकली ये बात कैसे फिट बैठती है। हमने फर्स्ट सेगमेंट में बात की थी कि साउंड वेव्स एयर और आकाश एलिमेंट के थ्रू ट्रैवल करती हैं, तभी रेजोनेंस होता है। हाँ, बिल्कुल बताया था। तो अगर कोई इंसान सिर्फ अपने हृदय कमल में आंखें बंद करके बिना मुंह से एक भी आवाज निकाले सिर्फ माइंड में मंत्र चैंट कर रहा है, तो वो फिजिकल साउंड वेव तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रही ना। फिर वो कॉस्मिक रेजोनेंस कैसे होगा? एक मेंटल थॉट एक्चुअल साउंड वेव की बराबरी कैसे कर सकता है? ये क्वेश्चन एक्चुअली ब्रिलियंट है। इसको टेक्निकली समझने के लिए हमें ये एनालाइज करना होगा कि एक थॉट या विचार एक्चुअली है क्या। ओके। इंडियन फिलॉसफी और एंशिएंट अकूस्टिक साइंस में साउंड की 4 स्टेजेस बताई गई हैं: वैखारी, मध्यमा, पाश्यांति और परा। जो हम मुंह से बोलते हैं वो वैखारी है, जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है। बाकी की जो 3 हैं वो कंप्लीटली मेंटल और कॉन्शियसनेस के लेवल पर होती हैं। ओह, तो साउंड सिर्फ कानों से सुनाई देने वाली आवाज नहीं है? बिल्कुल नहीं। मॉडर्न साइंस भी अब मानता है कि हर सिंगल थॉट एसेंशियली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जब आप मुंह से जोर से मंत्र चैंट करते हैं तो हवा के फ्रिक्शन और बैकग्राउंड नॉइज की वजह से आपकी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा वेस्ट हो जाता है। अच्छा, एनर्जी डिसिपेट हो जाती है वहां पे। एग्जैक्टली।
लेकिन जब आप अपने हृदय कमल में डीप मेडिटेशन के साथ पिन पॉइंट फोकस से मेंटल चैंट करते हैं तो आप एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड और सटल फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग। ये थॉट वेव सीधा उस आकाश तत्व में पेनिट्रेट करती है बिना किसी एक्सटर्नल फिजिकल बैरियर के। इसीलिए मेंटल रिचुअल्स या मानस पूजा को फिजिकल हवन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल माना गया है। ओह वाओ, तो बेसिकली हमारे थॉट्स खुद एक हाईली अपग्रेडेड वर्जन ऑफ साउंड है। लेकिन अगर मेंटल चैंट इतना ही पावरफुल है तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान बस दिन में 10 मिनट आंखें बंद करके बैठे और सब कुछ अनलॉक कर ले? अगर इतना आसान है तो सब लोग जीनियस क्यों नहीं है? आसान होना और इफेक्टिव होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं। मेंटल रिचुअल के लिए एक बहुत ही डेंस और स्टेबल एनर्जी की जरूरत होती है। एक थका हुआ, स्ट्रेस्ड या डिस्ट्रैक्शंस में उलझा हुआ दिमाग इस तरह की लेजर शार्प फोकस कभी क्रिएट नहीं कर सकता। इसीलिए तंत्र ने बाहरी कर्मकांडों को तो बाईपास कर दिया, पर उसके बदले में एक बड़ी कंडीशन रख दी। वो कंडीशन क्या है? यमा और नियमा का स्ट्रिक्ट पालन। एक हाउस होल्डर को अपनी डे टू डे लाइफ में एक कड़क डिसिप्लिन लागू करना होता है। पर देखिए, यमा और नियमा को तो यूजुअली रिलीजियस मोरालिटी से जोड़ा जाता है ना, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना या ब्रह्मचर्य फॉलो करना। क्या ये सिर्फ आचरण अच्छा रखने की बात है? नहीं, यहीं पर लोगों ने इसको मिस इंटरप्रेट किया है। तंत्र में ये मोरालिटी की बात उतनी नहीं है जितनी एनर्जी कंजर्वेशन की है। इसको एक क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम की तरह इमेजिन कीजिए। ओ, फिजिक्स के टर्म्स में? हाँ, एक नॉर्मल इंसान के पास दिन भर के लिए एक लिमिटेड प्राणा या वाइटल एनर्जी होती है। जब हम बेवजह गुस्सा करते हैं, यूजलेस गॉसिप करते हैं या अपनी सेंसेस को ओवर इंडल्ज होने देते हैं, तो बेसिकली हम उस वाइटल एनर्जी को लीक कर रहे होते हैं। ओ, मतलब हम अपनी मोबाइल की बैटरी अननेसेसरी एप्स चलाकर ड्रेन कर रहे हैं। बैंग ऑन। यमा और नियमा, जिसमें सेंस कंट्रोल और एक बैलेंस्ड लाइफ शामिल हैं, ये कोई पनिशमेंट या मॉरल गिल्ट ट्रिप नहीं है। ये आपकी बॉडी के एनर्जी सिस्टम के उन लीक्स को सील करने वाले प्लग्स हैं। क्या बात है! जब एक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर इन रूल्स को फॉलो करता है तो वो पूरे दिन उस फिजिकल और मेंटल एनर्जी को सेव कर लेता है, और वही बची हुई एक्सेस एनर्जी फिर शाम को उसके हृदय कमल वाले मेंटल चैंट का रॉकेट फ्यूल बनती है। ये इतना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब आप इस दुनिया को छोड़ के भाग नहीं रहे, आप बस अपनी डेली हैबिट्स पर एक स्मार्ट फिल्टर लगा रहे हैं। जो एनर्जी फालतू की बहस या अनहेल्दी लाइफस्टाइल में वेस्ट हो रही थी, आप उसे बचाकर एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में स्टोर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन के लिए। तो अब यहाँ एक नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन पॉपअप होता है। अगर किसी पर्सन ने डिसिप्लिन से लाइफ जी, अपनी लाइफ फोर्स को वेस्ट होने से बचा लिया, तो क्या वो एक्स्ट्रा स्टोर्ड एनर्जी डायरेक्टली अपने आप उस डोमिनेंट कुंडलिनी को एक्टिवेट कर देगी? यहीं से हमारा टॉपिक अपने सबसे एडवांस्ड और फैसिनेटिंग स्टेज पर पहुंचता है, जिसे हम शक्तिपात कहते हैं। सिर्फ गन पाउडर जमा कर लेने से एक्सप्लोजन नहीं होता। राइट, किसी स्पार्क की जरूरत पड़ेगी। पूरा, बिल्कुल। उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक बनाने के लिए एक एक्सटर्नल कैटलिस्ट की जरूरत होती है। हमारे सोर्सेज में इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए एक बहुत ब्रिलियंट मैचस्टिक की एनोलॉजी दी गई है। हाँ, वो मैचस्टिक वाला पार्ट मैंने पढ़ा था। वो कहता है कि एक माचिस की तीली के टॉप पर जो केमिकल होता है, उसमें आग प्रोड्यूस करने का पूरा पोटेंशियल ऑलरेडी मौजूद है। वो आग उसमें कंप्लीटली डोर्मेंट स्टेट में है। सही कहा। लेकिन अगर आप उस तीली को ऐसी हवा में पकड़े रहेंगे सालों तक, तो वो अपने आप कभी नहीं जलेगी। उसे आग बनने के लिए उस माचिस की डिब्बी के रफ सरफेस पे एक बार रगड़ने की जरूरत होती है। उसे एक सडन फ्रिक्शन चाहिए। परफेक्ट। और इस एनालॉजी में जो माचिस की तीली है, वो डिसाइपल की बॉडी और उसकी डोमिनेंट कुंडलिनी एनर्जी है, और जो उस डिब्बी का रफ स्ट्राइकिंग सरफेस है, वो एक ऑथेंटिक गुरु की अवेकेंड एनर्जी है। ओके। शक्तिपात का कॉन्सेप्ट कोई हवा में जादू की छड़ी घुमाना नहीं है। जब एक हाईली एडवांस्ड गुरु, जिसकी अपनी सटल एनर्जी फुली अवेकेंड और एक पीक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही होती है, वो अपना थोड़ा सा एनर्जी फ्रैक्शन या फ्रिक्शन उस डिसाइपल के सिस्टम में ट्रांसफर करता है, तो डिसाइपल की वो जमी हुई एनर्जी अचानक इग्नाइट हो जाती है। लेकिन एक सेकंड, गुरु ये एनर्जेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली ट्रांसफर कैसे करता है? क्या फिजिकल टच जरूरी है इसमें? फिजिकल टच एक तरीका हो सकता है, पर जरूरी नहीं है। ये एक गेज यानी दृष्टि से भी हो सकता है, या केवल एक स्पेसिफिक ट्रांसमिटेड बीज मंत्र के थ्रू भी हो सकता है। फिजिक्स में इस प्रोसेस को एंट्रेनमेंट कहते हैं। एंट्रेनमेंट वो क्या होता है? जब एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला हाईली पावरफुल ऑसिलेटर
किसी वीक ऑसिलेटर के फील्ड में आता है तो वो वीक ऑसिलेटर भी ऑटोमेटिकली उस हाई फ्रीक्वेंसी पर सिंक होकर वाइब्रेट करने लगता है। वाओ! गुरु टेक्निकली बस अपनी मैसिवली ऑसिलेटिंग एनर्जी को डिसाइपल की एनर्जी फील्ड के कांटेक्ट में लाता है और इस इंटेंस रेजोनेंस के चलते डिसाइपल की एनर्जी पुश हो जाती है और जाग जाती है। ठीक है, और एक बार जब ये स्पार्क लग गया और कुंडलिनी एनर्जी इग्नाइट हो गई, तो आगे का प्रोसेस कैसा होता है बॉडी के अंदर? तंत्रा के अनुसार जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो इस पूरे इन्फिनाइट यूनिवर्स का एक माइक्रो वर्जन है। इसे माइक्रोकॉस्म कहते हैं। जो भी लॉज या स्ट्रक्चर्स ब्रह्मांड में मौजूद हैं वो प्रिसाइसली हमारी बॉडी के अंदर मैप्ड हैं। जैसे अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही ह्यूमन बॉडी का भी एक साउथ पोल है जो स्पाइन के बिल्कुल बेस में सिचुएटेड मूलाधारा चक्र है। यहीं पर वो कुंडलिनी एक स्लीपिंग कॉइल्ड एनर्जी की तरह बैठी होती है। और नॉर्थ पोल कहाँ है? बॉडी का नॉर्थ पोल है सहस्रारा चक्र, जो हमारे क्राउन में दिमाग के ठीक ऊपर वाले हिस्से में होता है। तो जब शक्तिपात की फ्रिक्शन से वो इग्निशन होता है तो एनर्जी उस बेस यानी मूलाधारा से अपनी ट्रैवल स्टार्ट करती है और धीरे धीरे स्पाइन के थ्रू ऊपर बढ़ती हुई उस टॉप क्राउन पोल सहस्रारा चक्र तक पहुंचती है। तो इस पूरी ड्रामेटिक इंटेंस जर्नी का फाइनल आउटकम क्या निकलता है? एक आम इंसान की क्यूरियोसिटी होती है कि क्या इससे कोई सुपरनैचुरल पावर्स मिलती हैं, जैसे हवा में उड़ने लगना या आने वाला फ्यूचर देख लेना? यही तंत्रा को लेकर सोसाइटी का सबसे बड़ा डिल्यूजन है। इन सुपर पावर्स या सिद्धियों को अटेन करके अपना ईगो बूस्ट करना तंत्रा का गोल बिल्कुल नहीं है। इस पूरे प्रोफाउंड साइंस का सिर्फ एक अल्टीमेट एम है, अद्वैता की स्टेट को एक्सपीरियंस करना। अद्वैता यानी नॉन डुअलिटी। एग्जैक्ट। जब वो अवेकेंड एनर्जी उस हाईएस्ट सहस्रारा चक्र तक सक्सेसफुली पहुंचती है तो इंसान के अंदर का ये डीपली हार्डवायर्ड इल्यूजन पूरी तरह क्रैश हो जाता है कि वो इस मैसिव यूनिवर्स से कुछ अलग है। अच्छा। उसे कंप्लीटली और फिजिकली ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि उसकी सोल और वो सुप्रीम कॉस्मिक सोर्स 2 अलग एंटिटीज नहीं है, वो लिटरली एक ही ओशन के ड्रॉप्स हैं। यानी मैं और ये यूनिवर्स 2 सेपरेट बाउंड्रीज में नहीं है, सब कुछ बस एक ही सिंगल कॉन्शियसनेस का फ्लो है। मेरे और किसी और के बीच में एक्चुअली कोई डिवीजन है ही नहीं। बिल्कुल सही। और जब ये चमत्कारी एहसास सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल थॉट ना रहकर आपका ब्रीदिंग रियलिटी और डायरेक्ट फिजिकल एक्सपीरियंस बन जाता है, तब इंसान मौत के डर से, अपने फ्रेजाइल ईगो से और हर तरह की मटीरियल एंग्जाइटी से आजाद हो जाता है। वाह। वो प्रैक्टिकली इस दुनिया में ही रहता है, रोज सुबह उठकर ऑफिस जाता है, अपने परिवार की परवरिश करता है, टैक्स भरता है, लेकिन उसके अंदर मेंटली कोई केओस या दुख नहीं बचता। वो लाइफ के इस पूरे मैट्रिक्स को एक क्लियर स्पेक्टेटर की तरह देखता है और फुली एंजॉय करता है। इस स्टेट को ही शायद सोर्सेज में जीवन मुक्ता स्टेट कहा गया है। एग्जैक्टली। जीवन मुक्ता यानी लिबरेटेड व्हाइल स्टिल लिविंग इन दिस वेरी फिजिकल बॉडी। जीवन मुक्ता यानी जिंदा रहते हुए ही मुक्त हो जाना। मोक्ष के लिए बॉडी के मरने का या फिजिकल डेथ का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली कितना एम्पावरिंग और पाथ ब्रेकिंग आइडिया है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप और थॉट प्रोवोकिंग चर्चा को रैप अप करें तो जो पिक्चर निकल कर आती है वो हमारे बेसिक बिलीफ सिस्टम्स को कंप्लीटली हिला देती है। सही बात है। हमने ये प्रैक्टिकली समझा कि मंत्रा सिर्फ रिलीजन या ब्लाइंडली फॉलो करने वाले भजन नहीं है, बल्कि ये तो एक एक्सट्रीमली एंशिएंट और मैथमेटिकली प्रिसाइज अकाउस्टिक टेक्नोलॉजी है। एक ऐसा साइंस जो साउंड वेव फॉर्म्स, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज और हमारे ओन बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम का केयरफुली यूज करके हमारी लॉक्ड एनर्जी को अनलीश करता है। और उसके साथ ही ये सॉलिड मिथ भी शैटर हो जाता है कि तंत्र कोई डार्क या डरावनी चीज है। रियलिटी में ये अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फैमिली के साथ हंसते खेलते हुए एक एलिवेटेड और हायर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने का एक सुपर्ब साइकोलॉजिकल टूल है। बिल्कुल। ये साइंस हमें सोसाइटी से भागना नहीं सिखाता, ये हमें यहाँ रहकर अपनी वाइटल फोकस को कंजर्व करके इनवर्ड ट्रैवल करना सिखाता है। ये एक सॉलिड प्रूफ है कि स्पिरिचुअल पीक तक पहुंचने के लिए किसी को भी पहाड़ों पर भागने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हाईली एडवांस्ड अकूस्टिक टेक आपके ऑफिस के बिजी शेड्यूल के बीच में या घर का खाना बनाते हुए भी आपके अंदर बिल्ड की जा सकती है। कंडीशन बस एक है, हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा माइंडफुल डिसिप्लिन लाएं, फालतू की चीज़ों में एनर्जी लीक्स को रोकें और प्योरली अपने हृदय कमल में उस एब्सोल्यूट कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक करें। बहुत खूबसूरती से समराइज किया आपने।
देखिए, आज का जो हमारा मॉडर्न और मैकेनिकल साइंस है, वो एक्सटर्नल रियलिटी के ठोस एटम्स को, ग्रॉस मैटर को मैनिपुलेट करके इस दुनिया को ड्रास्टिकली बदल रहा है। हम क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन के थ्रू नेचर पर फिजिकली जीत हासिल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तंत्र का विज्ञान है, ये हमारे फिजिकल फ्रेम के अंदर के सबसे माइक्रो और सटिल एटम्स को ऑल्टर करने की ब्लूप्रिंट देता है। तो मेरा एक फाइनल थॉट है जिसे सब लिसनर्स को मल ओवर करना चाहिए। अगर हम आज एक्सटर्नल टेक में इतने एडवांस हो गए हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर रोवर्स भेज रहे हैं, तो क्या अपनी खुद की इस ब्रिलियंट इंटरनल टेक को इग्नोर करके हम हिस्ट्री के सबसे बड़े ह्यूमन पोटेंशियल को वेस्ट तो नहीं कर रहे? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सच में एक ऐसा अदृश्य और डीपली फंक्शनल विज्ञान है जिसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रैक्टिकलिटी पर हम सबको अकेले में ठहरकर शांति से विचार जरूर करना चाहिए।